तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स में वंदना भारती। काफी दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी, काफी सारे फीडबैक से कि कैस्टर पे यहाँ पे वीडियो चाहिए, और कैस्टर के लिए मैंने यहाँ पे कुछ जानकारी इकट्ठी करी है। और ये साल 2025 कैसा रहने वाला है कैस्टर पे, इस पे बात करेंगे। और कुछ जो इसकी डिमांड है, सप्लाई है, क्योंकि एक्सपोर्ट कमोडिटीज हैं, तो सारे तथ्यों को देखते हुए एक बार हम निकालेंगे इसके एनालिसिस की क्या प्राइसेस हो सकता है इस बार, और किसान भाई किस तरीके से यहाँ पे पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, और उन्हें किस तरीके का प्राइस इस बार मिल सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई हूँ जो मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। और प्रेजेंटेशन शेयर करके फिर मैं आपको फैक्ट्स के साथ यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरीके की मार्केट हो सकती है इस बार ये। तो निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है कि ये साल जो है वो लाभ वाला होना चाहिए। पिछले बार बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया था, 13% से ज्यादा का रिटर्न था कैस्टर में, और एक अच्छी कमोडिटी साबित हुई थी। तो जो लोग यहाँ पे नए हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि जो की रीजंस है जहाँ कैस्टर उगाया जाता है, सबसे बड़ा तो यहाँ पे गुजरात है। तो गुजरात के में यहाँ पे 75% से ज्यादा कैस्टर प्रोडक्शन होता है। राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, और फिर तेलंगाना है। तो यहाँ पे गुजरात में क्या चीजें हो रही हैं ये आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है कैस्टर के प्राइसेस पे। अब चूंकि कैस्टर यहाँ पे सारा हमारा इंडिया में कंज्यूम नहीं होता है, ये एक्सपोर्ट कमोडिटी है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट हमारा कहाँ कहाँ होता है और कौन कौन सी कंट्रीज हमारी कॉम्पिटिटर हो सकती हैं। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो 8.65 मिलियन यूएसडी का करता है, तो इथोपिया 5.98 मिलियन यूएसडी का करता है, यानी कि ब्राजील यहाँ पे 5.32 मिलियन यूएसडी का करता है। ये डेटा आपको 2023 का है। तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं इथोपिया और ब्राजील है, वो किस तरीके का निर्यात कर रहे हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो किसान जो हमारे एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं इन सब के लिए है। अगर इम्पोर्टर की बात की जाए तो चाइना यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर वन है, फिर कीनिया है, फिर यूएई है। और पिछले कुछ दिनों में अगर आप वीडियोस पे ध्यान दें, मैंने कहा था कि चाइना से यहाँ पर डिमांड कम हुआ है, जिसकी वजह से प्राइसेस इस तरीके से दिख रहा है। ये माफ करिएगा, ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मैंने दो चार्ट्स को एक साथ डाला है। लेकिन मैं ये दिखाना चाह रही थी क्योंकि एक आपको यहाँ पे पूरे साल का प्राइस चार्ट है, यानी कि एनसीडीएक्स वायदा पे जब से कैस्टर है ना, तब से यहाँ पे मैंने प्राइस लिया है, ये एनुअल प्राइस है। और जान के आपको आश्चर्य होगा कि ये कमोडिटी 1,000 के करीब ट्रेड होती थी जब ये यहाँ पे लॉन्च हुई थी, 1200-1300 के करीब। अब ये कमोडिटी आपको 7,000 से ऊपर यानी कि 8,000 तक भी जा चुकी है। तो लगभग यहाँ पे 7 गुना दाम इसका हो चुका है जब से ये लॉन्च हुई है। तो सबसे बड़ी बात है कि, और ये आपको 14-15 से लगातार अपना प्रोडक्शन है, ये प्राइस है, ये प्रोडक्शन है, बड़े ध्यान से इसको देखेंगे। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये तो पहले का डेटा मैंने लिया है। लगातार आपने 1, 2, 3, 4, 6 साल का लगातार आपने बढ़त देखा, यहाँ पे बढ़त आई थी लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया था। और यहाँ पे फिर से 2 साल का एक डाउनसाइड आया, फिर 2 साल बढ़ा, फिर डाउनसाइड आया, फिर 2 साल बढ़ा, फिर डाउनसाइड आया। तो आप देख रहे हैं ना कि 2 साल 3 साल पे ये एक करेक्शन ले रहा है। यहाँ 3 साल एक अपसाइड आया, फिर एक डाउनसाइड आया था अपना 23 में। अब यहाँ पे 24 में इसने काफी बढ़िया रिटर्न दिया है। और जो कैंडल्स कह रहे हैं, ये कह रहा है कि ये जो कैंडल्स हैं, ये अगेन इस बार हमारा प्रीवियस हाई देख सकता है। अब आप बोलेंगे कि आप कैसे देख सकते हैं, आप कैसे बोल सकती हैं। तो लॉजिक क्या है इसके पीछे, अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ 15-16 में प्राइसेस जो है वो नीचे गए थे। 15 में यहाँ पे देखेंगे, 15 से पहले 14-15 में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था जिसकी वजह से कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे बढ़ा था। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे 16-17 में प्रोडक्शन यहाँ पे कम हुआ, और यहाँ से प्राइसेस जो है ये 16-17 से संभलनी शुरू हुई और प्राइसेस हायर साइड गई। लेकिन फिर से 19-20 में प्रोडक्शन काफी ज्यादा हुआ, और 19-20 में देखेंगे इसके बाद प्राइसेस जो है 19 में यहाँ पे एक क्रैश किया, और दूसरे साइड भी जो है दूसरे साल भी बिल्कुल डाउन साइड में रहा। तो ये कमोडिटी ऐसी है जो कि एक्सपोर्ट प्रोडक्शन डेटा पे काफी ज्यादा चलती है। अब आप बोलेंगे कि रिसेंटली क्या हुआ, तो 22-23 में प्राइसेस जो है वो बिल्कुल हायर, मतलब सॉरी, प्रोडक्शन जो है 19.8 लाख टन के करीब हुआ था, रिकॉर्ड हुआ था ये यहाँ पे। तो 23 में देखेंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट आई थी, 3 साल के उछाल के बाद यहाँ पे गिरावट आई थी। अब यहाँ पे किसान लोगों ने पैटर्न चेंज किया, और 23-24 में ये थोड़ा सा कम होता हुआ ये 18.79 79 लाख टन के करीब यहाँ पे हुआ, यानी कि
23 से 24 में प्रोडक्शन कम हुआ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइसेस यहाँ पे संभला है। अब यहाँ पे आने वाले साल में उम्मीद है यहाँ पे कि इस साल मतलब जो है वो थोड़ा सा प्रोडक्शन और यहाँ पे कम होगा और प्राइसेस इससे शूट अप होने की यहाँ पे गुंजाइश है, और लग रहा है कि ये एक बार चाइना से भी यहाँ पे प्राइसेस जो है वो बढ़ेगा। तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब आप कैस्टर में ट्रेड कर रहे हैं? जब आप कैस्टर में ट्रेड कर रहे हैं, आपको सप्लाई डिमांड का ध्यान रखना होगा, जो मैंने आपको अभी दिखाया है। वेदर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर सूखा या बाढ़ की स्थिति है वो फसल को बिगाड़ेगा यहाँ पे। एक्सपोर्ट रेंज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि ये हमारा आधा से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो ऐसी कमोडिटीज में एक्सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इन एरिया एकरेज अंडर कल्टीवेशन, ये अगर मान लीजिए ये कम ज्यादा होगा तो उसी हिसाब से आपका सप्लाई भी बढ़ता है। इनपुट कॉस्ट आपको मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इधर आप देखेंगे कि प्राइसेस जो है वो बढ़े हैं, लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है। एक बार फर्टिलाइजर्स में जब यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ था तो फर्टिलाइजर्स के प्राइस यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ गए थे, खाद की कमी हो गई थी, कमी भी नहीं हुई थी तो प्राइसेस काफी ज्यादा हायर साइड था। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, और जब बिजाई की मांग होती है उस समय प्राइसेस जो है वो बढ़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्लोबल कैस्टर ऑयल मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख रहे थे आप कि पिछले कुछ दिनों से चाइना से डिमांड बढ़ के नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो डाउन साइड में था। पेस्ट डिजीजेज आप जानते हैं। अब यहाँ पे यूजेस हैं, जो लोग यहाँ पे नए हैं, जो लोग डील करते हैं, उनके लिए ये शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए ये वीडियो नया है, ये कमोडिटी नहीं है, उनको मैं बता दूं कि कैस्टर ऑयल का यूज कहाँ पे होता है। तो ये फार्मास्यूटिकल में होता है, कॉस्मेटिक्स में होता है और मैन्युफैक्चरिंग में होता है। मेडिसिनल में आप देखेंगे कि हमारा जो ट्रेडिशनल जो है ना, पेन रिलीफ में, स्किन डिसऑर्डर्स, वहां पे यूज होता है। इंडस्ट्रियल यूजेस में आप कैस्टर ऑयल सुने हुए हैं, ल्यूब्रिकेंट की तरह मतलब ये यूज करता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, जिसमें कि कोटिंग्स वगैरह में भी यूज होता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आप बोलेंगे तो हेयर केयर प्रोडक्ट्स है, लिप बाम्स है, स्किन केयर है। तो एक तरफ तो ये वहां पे ल्यूब्रिकेंट यूज होता है मशीनरीज में भी, और ये ह्यूमन बींग भी इसे यूज करते हैं। एग्रीकल्चर पार्टिसिपेशंस में, एप्लीकेशंस में है कि यहाँ पे जो कैस्टर ऑयल केक है, ये एक्सलेंट फर्टिलाइजर्स यहाँ पे होता है, और जब आप कैस्टर सीड में करते हैं तो बाकी मील को भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा। और मील को कह रही हूँ, खली जो होता है, तो बाकी खली के प्राइसेस कम है या ज्यादा, इससे भी यहाँ पे कैस्टर सीड के प्राइसेस पे इम्पैक्ट आता है। टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्रीज में भी ये काम आता है, क्योंकि ये फिनिशिंग एजेंट्स की तरह काम करता है फैब्रिक और लेदर गुड्स में। फूड एडिटिव में यहाँ पे यूज होता है, और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी अब ये यहाँ पे बहुत ज्यादा उस पे पैमाने पे यूज होने लगा है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड जो है वो बढ़ी है। अब सीजनैलिटी पे ध्यान रखिएगा, तब हम इसमें काफी ज्यादा मतलब प्राइस पे आपको पता चल जाएगा कि कब आपको इसको माल को रखना और कब माल को निकालना है। अब सीजनैलिटी में आपको पता है कि गुजरात 75% करता है, राजस्थान आंध्र प्रदेश उसके बाद आता है। तो गुजरात की सीजनैलिटी को ध्यान में रखना काफी जरूरी है। जो ग्रीन वाला है ये अराइवल है, ये सोइंग है। तो हम अराइवल्स देखते हैं, अराइवल हमारा याद रखेंगे जब मैं सीजनैलिटी वाला चार्ट निकालूंगी, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने हमारा अराइवल होता है, जबकि हमारी सोइंग की जो शुरुआत होती है वो यहाँ पे होती है जुलाई से। इसका सीधा सीधा फर्क मैं आपको दिखाऊंगी कि प्राइस में कैसे आता है। 4 महीने याद रखिएगा, मार्च अप्रैल मई जून, और जुलाई अगस्त सितंबर इसकी बिजाई होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि अब क्या मतलब क्या आ रहा है। मैं थोड़ा आगे पीछे भी इसमें करूंगी, आप परेशान मत होइएगा। अब आप देखेंगे, जब 4 महीने यहाँ पे अराइवल्स होते हैं गुजरात का, सॉरी मैं इसे फिर से ला रही हूँ, गुजरात का जब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्च अप्रैल मई जून में जब अराइवल्स हो रहा है, तब जो प्राइसेस है वो दबाव में होता है। अब यहाँ पे मार्च में यहाँ पे हाई बनाया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अब यहाँ पे ये दबाव में आता है। तो अभी आप जानेंगे, हम हैं जनवरी में, जनवरी में थोड़ा सा दबाव रहेगा, लेकिन फरवरी मार्च अप्रैल यहाँ पे आपको प्राइसेस हायर साइड रहेगा, कि इसमें सीड बिजाई के लिए भी इसकी जो जरूरत है वो बढ़ेगी, और किसान भाई यहाँ पे बाई करेंगे। तो वहां पे एक आपको प्राइसेस में तेजी आएगा, और ये तेजी बनी रहेगी अप्रैल तक। अप्रैल के बाद आपको यहाँ पे एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ पे जब अगेन यहाँ पे शुरुआत यहाँ पे अराइवल्स है, सॉरी, तो अराइवल्स के लिए यहाँ पे एक डाउनसाइड आएगा। बिजाई यहाँ से शुरू जब होगी, तब यहाँ पे आपको सीड का डिमांड फिर बढ़ेगा, और लगातार हम देखते हैं कि जुलाई से लेके जब प्राइसेस बढ़ते हैं, तो मेन जो तेजी है वो जुलाई से लेके नवंबर तक आपको आएगी, नवंबर तक आपको आएगी। तो हमारा ये करना है कि अभी से लेके अप्रैल तक तेजी रहेगी, अप्रैल नहीं मार्च के तक तेजी रहेगी,
फिर आपको जो अप्रैल मई जून जुलाई आपको मंदी रहेगा, और फिर जुलाई से जो तेजी आती है वो आपको टिकती है नवंबर तक। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और अब मैं आपको अगेन शेयर करूंगी और मैं प्राइस चार्ट दिखाऊंगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो को मतलब सम खत्म करना चाहूंगी। तो मेरे ख्याल से शेयर स्क्रीन करती हूँ, यहाँ पे प्राइस आता है, ये आपका एनुअल चार्ट है। लेकिन एनुअल चार्ट मैंने आपको दिखा दिया हुआ है। ओके, फिर से एक बार इसमें शेयर करते हैं, ये हमारा आ गया, ये हमारा चार्ट आ गया कैस्टर का। तो ये मैंने आपको एनुअल चार्ट दिखाया था। अब मैं आपको ये चार्ट को कर देती हूँ मंथली। मंथली पे आपको थोड़ा सा दिखेगा यहाँ पे, इस चार्ट को मैंने यहाँ पे मंथली कर दिया। तो कैस्टर के प्राइसेस पिछले 3 महीने से यहाँ पे बिल्कुल डाउनसाइड आ रहा है। और वो आपने देखा था कि दिसंबर से एक डाउनसाइड जो है वो शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पे पकड़ बन रही है और मंथली से एक अपसाइड ले रहा है। और मुझे अगर आप बोलेंगे कि आने वाले मार्च तक का क्या यहाँ पे आपका व्यू बन रहा है, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ 6900 से लेके 7000 तक आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर फॉल आती भी है तो बिल्कुल 6000 5800 के करीब वहां पे एक स्टेबल हो जाएगा प्राइसेस। तो मेरा मार्च तक का टारगेट 6900 का है, 7000 का है। उसके बाद आप कहेंगे जो आपने बोला था कि जुलाई से लेके नवंबर तक क्या टारगेट रहेगा, तो जुलाई से लेके नवंबर तक का जो टारगेट रहेगा वो ये वाला रेंज रहेगा, ये है आपको 7700 का। और मुझे इस बार लग रहा है कि प्राइसेस जो है एक बार फिर से अपने रिकॉर्ड हाई के करीब जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि चाइना से इस बार उम्मीद है कि यहाँ पे बढ़ना चाहिए डिमांड। तो अपना ये जो 2-3 महीने का है इसका टारगेट लेके हम चलेंगे 7000 के करीब का, अल्टीमेटली 6900 से 7000। और पूरा सीजन का अगर आप बात करेंगे 2025 का, तो मुझे लग रहा है कि 7700 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ आएगा। और डाउनसाइड की बात जरूर कर लेनी चाहिए ताकि आप सतर्क रहें। तो मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड अगर मैक्सिमम आता भी है तो आपको, मैं 5500 वाला नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार 5800 के लिए आपको मन बना के चलना होगा। जो मेन अराइवल सीजन होगा वहां पे आपको ये प्राइसेस जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये वाला रेंज जो है ना, आपको 5700 से लेके 5800 वाला, ये रेंज मान के चलिए कि यहाँ पे प्राइसेस नीचे की तरफ आएगा। तो फिलहाल आप अपने प्रोड्यूस को होल्ड करके चलिए, और अप्रैल मार्च से पहले आप यहाँ पे बेचिए। और फिर से अगर यहाँ पे अगर आपका थोड़ा माल बचा रहता है तो नवंबर महीने में आप इसे बेच सकते हैं, जब आपको मुझे उम्मीद है कि इस समय 7500 तक के लेवल्स जो हैं एटलीस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। थैंक यू।